नमस्कार साथियों, ये हमारी CTET साइंस की क्लास नंबर 19 है। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ये क्लासेस CTET, UTET, UPTET और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेंगी। ये कुछ चीज़ें हैं, आप हमारी वेबसाइट उपदेष्टा.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमने एसिड पढ़ लिए थे, तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड से शुरू करेंगे, फिर हम बेसिस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्ट को देखेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास में कितना हो पाता है। क्योंकि मैं इस क्लास में लिख के पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इसको स्पीड बढ़ाकर भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। तो कृपया आप लोग जरूर हमको फीडबैक दीजिएगा, प्रतिपुष्टि दीजिएगा कि हमको क्लासेस किस तरीके से पढ़ानी चाहिए। ऐसे जैसे मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ानी चाहिए, या ये PPT पहले से बनी हो, इसमें जो चीज़ें हों पहले से लिखी हुई हो, बस मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ उनको, और थोड़ा थोड़ा कहीं पे लिखने का हो छोटा मोटा तो वो लिखूँ, या इसी तरह से पूरा लिख के मैं एक्सप्लेन करूँ। ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर उस हिसाब से हम आगे की क्लासेस को रखेंगे। मेन मकसद है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आप लोगों के हिसाब से क्लासेस होनी चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड, हम एसिड हमने देख लिया था, तो कुछ चीज़ें आपको उसमें पता है ही। तो इसका पीएच क्या होता है? एसिड का पीएच 7 से कम होता है। मैंने बताया था आपको कि पीएच लाइन होती है एसिड, ठीक है। यहाँ बीच में 7 है न्यूट्रल, इधर 14 होता है, ये होता है बेस क्षार, और ये इधर 0 होता है। तो इधर की तरफ अम्लीय गुण, इधर की तरफ क्षारीय गुण, ठीक है। तो जो इधर की तरफ होगा वो ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इधर की तरफ होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। पीएच क्या होता है? पीएच वो कहते हैं, देखिए यहाँ पे पीएच का जिक्र हुआ है, तो पीएच है पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो पीएच की फुल फॉर्म ये है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब हम देखते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका, एसिड का। ऐसे लिखने में क्लासेस आपको स्लो लग सकती हैं, तो स्पीड बढ़ा के आप वीडियो को देखिएगा। ब्लू लिटमस को ये क्या कर देता है? ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को, ठीक है, एसिड क्या करते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देता है या कर देते हैं, ठीक है। एसिड की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। लिटमस पेपर का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो लिटमस पेपर ये जो है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये किससे बनाए जाते हैं? किससे हम इनको बनाते हैं? लाइकेन से, ठीक है। तो लाइकेन से प्राप्त किए जाते हैं। जहाँ पे जो जरूरी चीज़ें आएंगी मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। उसके बाद तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होगा एसिड का, एक इंडिकेटर है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। तो मैं यहाँ पे पहले इंडिकेटर लिख देता हूँ। इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर? मिथाइल ऑरेंज। तो ये क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड मिथाइल ऑरेंज को, मिथाइल ऑरेंज क्या है? एक इंडिकेटर है, ठीक है। तो ऑरेंज को मिथाइल ऑरेंज को भी ये रेड में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट, ठीक है। और एक इंडिकेटर और है, फिनोप्थेलिन। दूसरी पेन से ले लेते हैं। तो एसिड क्या करते हैं? फिनोप्थेलिन को, फिनोप तो एसिड फिनोप्थेलिन को रंगहीन कर देते हैं, ठीक है। फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन को ये रंगहीन कर देते हैं, ठीक है। एसिड की बात हो रही है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक हम एसिड का देखें तो, अम्ल क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। एसिड जो होते हैं, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, यही परीक्षा में आएंगी। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक एसिड का हम देख रहे हैं। अगर हम एसिड, और ये तो सबको पता रहता है, एसिड और बेस,
एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या मिलता है हमको? हमको मिलता है लवण। ठीक है, सॉल्ट, सॉल्ट यानी कि लवण, और उसके साथ हमको पानी मिलेगा, वाटर। ठीक है, अगर इसका एक एग्जांपल देखना है तो देखिए, एसिड है HCl एक, जो कि हमारे अमाशय में भी बनता है। एक बेस हमने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको मिलाने के बाद हमको क्या मिलता है? NaCl मिलता है, और इसके साथ साथ हमको पानी मिलता है H2O। NaCl आप लोगों को पता है कि NaCl क्या है? नमक है, टेबल सॉल्ट है। ठीक है, टेबल सॉल्ट खाने वाला। ठीक है, खाने वाला नमक NaCl। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिए, अब हम छठवीं कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे एसिड की। अगर हम एसिड को मेटल के साथ मिलाएंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि मेटल में एसिड मिलाएंगे, मेटल यानी कि धातु, धातु को एसिड के साथ मिलाएंगे या एसिड को मेटल के साथ मिलाएंगे, तो उससे हमको क्या मिलेगा? उससे हमको एक तो मिलेगा सॉल्ट, यानी कि लवण ही मिलेगा। और जैसे अभी हमने देखा था एसिड प्लस बेस मिलाने पे यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, इतना अंतर आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और क्योंकि गैस को इस तरह से दिखाया जाता है, का एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे Zn है, ठीक है, एक मेटल है, इसमें अगर हम मिलाएंगे एसिड H2SO4, H2SO4 को हमने पढ़ लिया था कि इसको किंग ऑफ ऑल एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ZnHSO4 को मिलाने के बाद हमको ZnSO4 जो कि एक सॉल्ट है, प्लस क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए एसिड को क्या करते हैं कि मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या कर देगा? रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक पॉइंट, और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एसिड्स, वो स्टेटमेंट वाले 4 स्टेटमेंट दे देगा आपको, इसमें कौन गलत है कौन सही है, ऐसे वाले में क्वेश्चन में ऐसा दे देगा बीच में। तो एसिड आर नेबर स्टोर इन मेटल कंटेनर। ठीक है, कंटेनर्स, एसिड को मेटल के कंटेनर्स जार वगैरह में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो इसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, उसमें 6 हो जाएगा मेटल का। सातवां है मेटल कार्बोनेट के साथ अगर हम एसिड को मिलाते हैं, एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट को मिलाते हैं, जो आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से लिखिए। तो मेटल कार्बोनेट के साथ अगर हम एसिड को मिलाते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होगा? सेम है, एक तो हमें सॉल्ट मिलेगा। अब देखो हमने यहाँ पे देखा था, अंतर बस इतना आ रहा है कि जब हमने इसको बेस के साथ मिलाया था तो हमको वाटर मिला था। ठीक है, जब हमने इसको एसिड के साथ मिलाया मेटल को, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिली। अब एसिड को जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ मिला रहे होंगे तो हमको क्या मिलेगा? सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ हमको H2O मिलेगा, जो कि पहली कंडीशन में मिलेगा। दूसरी कंडीशन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी ना, पर इस टाइम हमको सॉल्ट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस मिलेगी। तो मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड मिलाने पर सॉल्ट लवण मिलेगा, H2O मिलेगा और CO2 मिलेगा। इन तीनों बेसिक चीज़ को आप ध्यान रखिए, कोई भी रिएक्शन आएगी कभी भी आपके पास इनसे रिलेटेड, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। तो जैसे Na2CO3 है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्या है? मेटल कार्बोनेट है, ये मेटल हो गया, ये CO3 कार्बोनेट हो गया, सिंपल है। Na2CO3 में जब हम मिलाएंगे 2HCl, 2 क्यों? क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एक सॉल्ट बनाना है आपको, तो सोचो आप Na और Cl, यहाँ पे तो क्या सॉल्ट बनेगा? नमक ही बनेगा, NaCl मिलेगा। दूसरा आपको H2O ही बनाना है, और तीसरा आपको CO2 बनाना है, और देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। एसिड, इसमें हम एक चीज़ और देख लेते हैं, एसिड, इससे भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो देख लेते हैं एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा, हिंदी में भी आप लोग लिख दीजिएगा। अम्लीय वर्षा को हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको साधारण वर्षा। ठीक है, वर्षा कैसे होती है ये चीज़ हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं अभी। तो साधारण वर्षा साइंस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, पीएच वाले टॉपिक के हिसाब से। तो देखो इसका पीएच होता है सामान्यतः 5.6, क्यों होता है मैं वो बता देता हूँ आपको। वर्षा, ठीक है, साधारण वर्षा की बात हो रही है। वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलने के कारण इसका पीएच सामान्य तो क्या हो जाता है, यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ, सामान्यतया 5.6 होता है। ये साधारण वर्षा है। ठीक है, 5.6 भी अम्लीय ही है,
5 से नीचे है, पर ये सामान्य होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा वो होती है जब वर्षा के वर्षा का पीएच मान जब क्या हो जाता है, 5 से कम हो जाता है, और किसी कारण होता है तो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसको मैं पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि टाइम जरूर लगेगा। तो जब, चलो पूरा ही लिख देता हूँ मैं, जब, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट जब वातावरणीय, ठीक है, जब वातावरणीय वायु में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आपने। क्या क्या मिलते हैं, जैसे SO2 मिल गया, SO2 मिल गया, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब वर्षा में ना ये चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे SO2 मिल गया या नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे कि अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, यहीं पे मैं आपको, यहीं पे मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। जैसे कि N2O हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, या हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO, ठीक है। N2O हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड, NO हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, लिखने की जरूरत है नहीं, लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जब ऐसे मैं तीर मार कर दिखाता हूँ, जब ये चीज़ें वर्षा के जल के साथ घुल जाती हैं, ठीक है, वर्षा के जल के साथ घुल जाती हैं, ठीक है, या सिंपल लिखें तो घुलकर, और क्या बनाती हैं, देखो वर्षा के जल के साथ N2O मिला, NO मिला, या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मिला, ठीक है, तो उसके बाद ये निर्माण करते हैं H2SO4 का। जब जब SO2 मिलेगा वाटर के साथ तो H2SO4 बना देगा। HNO3 भी बनाया जा सकता है, यहाँ पे बनता है, ठीक है, जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं तो H2SO4 HNO3 का निर्माण करते हैं, यह निर्माण हो जाता है, और इससे क्या होता है, जो वर्षा के जल का पीएच होता है वो नीचे हो जाता है, कम हो जाता है 5 से, और इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो सिंपल सा था, जब साधारण वर्षा में जब क्या होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या N2O, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ, ठीक है। N2O, N2O हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। NO हो गया, क्या बताया था मैंने, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब वर्षा के जल के साथ मिलती हैं तो उससे क्या होता है, उससे निर्माण हो जाता है H2SO4 या HNO3 का, और ये दोनों एसिड हैं। इससे क्या होता है कि वर्षा के जल का पीएच मान 5 से कम हो जाता है, और इसको ही कहते हैं अम्लीय वर्षा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अम्लीय जैव अणु होते हैं, ये सीटेट में तो कहीं नहीं आने वाला, बस आप लोग इसको सुन लीजिए। तो अम्लीय जैव अणु जैसे DNA एवं RNA होते हैं ना, तो ये क्या है, एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हैं, ठीक है। DNA और RNA एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रोटीन, फैट एवं वसीय अम्ल, फैटी एसिड, ये क्या है, एक प्रकार के अमाइनो अम्ल है, ठीक है। अमाइनो एसिड हम पढ़ते हैं, अमीनो एसिड भी कहते हैं, अमाइनो एसिड जो आपको ठीक लगे वो कहिएगा। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड हमने देख लिए हैं, एसिड रेन हमने देख लिया है। इसके बाद हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, क्या मतलब इसका ही दूसरा पार्ट, बेस यानी कि क्षार। क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है पर आपको इससे समझ में ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा, डिटेल में आएगा, और बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कुछ डेफिनेशन जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं, जैसे हमने एसिड में भी पढ़ा था, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं बॉर्नस्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, आपको भी ये चीज़ें नोट करनी है बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत ज़्यादा डिटेल में नोट्स नहीं बनाने हैं, इतना बनाना है कि आपको पता रहे कि लिखा क्या है, और कम से कम लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। बॉर्नस्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। ये डेफिनेशंस परीक्षा में बिल्कुल ऐसी ही पूछी जाती हैं कि इसके अनुसार इसकी परिभाषा क्या थी, एसिड और बेस में से, ठीक है। तो और दोनों, जैसे एक बार एसिड की दे देगा, जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊँ, अगर बॉर्नस्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार वो यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो
उसको बेस कहते हैं, और जिसमें प्रोटॉन देने की क्षमता उसको अम्ल कहते हैं। दोनों स्टेटमेंट दे देगा उलट पुलट करके, फिर बताएगा कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो ये जरूरी है। ठीक है, तो बॉर्नस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार हम क्या पढ़ रहे हैं, क्षार। तो क्षार वे पदार्थ हैं, क्षार वह पदार्थ हैं, या यौगिक कह सकते हैं हम इसको, कंपाउंड, वह यौगिक हैं। ठीक है, क्षार वह यौगिक हैं जिसमें क्या होता है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो। ठीक है, क्षार वह यौगिक हैं जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, बॉर्नस्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार। ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन हम देखेंगे। ठीक है, दो लिख लेता हूँ यहाँ पे एक लिख देता हूँ। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, ये हमने एसिड वाले में भी पढ़ा था। तो ये तीनों डेफिनेशंस आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, क्या है कि क्षार वह यौगिक हैं। ठीक है, क्षार और क्षारक दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब डिफरेंस होता है उसमें, अभी आपको समझाऊंगा। तो अभी मैं क्षार ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्षारक भी लिख सकते हैं आप लोग, क्षार भी लिख सकते हैं, बेस ही लिखिए। तो लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार क्षार वह यौगिक है, क्षार वह यौगिक जिसमें क्या है, जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता हो। और एसिड वाले में हमने क्या पढ़ा था, एक बार आप अपने नोट्स में चेक करिए। ठीक है, तो जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता हो। अच्छा, आप यहाँ पे वीडियो को रोकिए और तुरंत जाइए अपने नोट्स देखिए। एसिड वाले में भी हमने 3 डेफिनेशन दी थी, उनको अभी दोहराइए, अभी के अभी यहाँ पे याद करिए आप उनको। ठीक है, तो तुरंत खोलिए अपने नोट्स, पन्ना पलटिए। इससे पीछे वाली क्लास में ही हमने पढ़ा था। ठीक है, तब तक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तीसरा। ठीक है, तो एसिड वाले को आप रिपीट करिए, और उनको तीनों को, और ये दो, मतलब एक में प्रदान करने की क्षमता, एक में ग्रहण करने की क्षमता होगी, बिल्कुल अभी माइंड में आप क्लियर कर दीजिए। ठीक है, आगे के लिए उसको मत छोड़िए। तो आगे हम देखते हैं क्या है। क्षार वे यौगिक हैं जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण या जल देते हैं। ये तो हमने पिछली क्लास अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड में भी देख लिया था। ठीक है, ये वाला, ये एसिड के साथ बेस मिलाने पर सॉल्ट और वाटर बनते हैं। तो सेम बेस के लिए भी तो होगा कि बेस के साथ एसिड मिलाने पर सॉल्ट और वाटर बनते हैं, उसको लिखाने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, सिंपल है ये। इसके बाद हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बेस। ठीक है, ये है आपका बेस। 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा के मैं अच्छे से बना लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे केवल इंग्लिश में लिख रहा हूँ बेस, क्योंकि हिंदी में यहाँ पे क्या लिखा जाए, अभी यहाँ पे मुझे कुछ उपयुक्त शब्द नहीं सूझ रहा है। ठीक है, तो मैं बेस ही लिख रहा हूँ। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जल में विलेय, जो जल में घुलते हैं। ठीक है, तो जल में विलेय। दूसरे होते हैं जो जल में अविलेय होते हैं, जो जल में नहीं घुलते हैं, जल में अविलेय। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आएगी। तो अब देखिए आप, अब बेस, इसकी डेफिनेशन मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको, कि सिंपल से हिंदी में है कि जो जल में घुल रहे हैं वो जल में घुलकर क्या देते हैं, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले मैं इसकी इंग्लिश में आपको डेफिनेशन दे देता हूँ। अब बेस विच इज soluble in water। अब यहाँ पे जरूरी है, ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जल में विलय। और कहते क्या उनको, अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि क्या कहते हैं उनको। विच इज कॉल्ड एन एल्काइल। ठीक है, एल्काइली। ठीक है, क्षारक, सॉरी क्षार इनको कहते हैं। इसमें मुझे भी काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इनको कहते हैं क्षार, एल्काइली कहते हैं इनको, एल्कली, एल्काइली जो आप कहना चाहिए। ठीक है, तो
ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली, या हिंदी में कहे क्षार। क्षार और क्षारक में कन्फ्यूजन कई बार मुझे भी हो जाता था, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। जो जल में घुलित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उनको क्षार कहते हैं। और जो जल में नहीं घुलते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको क्षारक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा मैं इसी का ही मैं बता रहा हूँ, जो जल में विलय का है। ये क्या करते हैं? ये जल में घुलकर जैसे हाइड्रोजन, जैसे हमने एसिड का पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो एसिड सॉरी जो क्षार होते हैं वो जल में घुलकर OH नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे H प्लस नहीं आएगा, OH नेगेटिव, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो जो जल में घुलकर OH नेगेटिव या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उनको हम क्षार कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि जो जल में अविलेय हैं, जो जल में अविलेय हैं, जो जल में नहीं घुलते हैं, तो ये क्या करते हैं? अम्ल से क्रिया करके, ये अम्ल से क्रिया कर, अभी तो हमने पढ़ लिया था ये कि क्या क्या देते हैं? लवण देते हैं प्लस पानी देते हैं, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। पर ये सिर्फ इसी वाले गुण को प्रदर्शित कर रहे होते हैं, ये क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? जो जल में अविलेय हैं, तो सिर्फ एक ही गुण को प्रदर्शित करते हैं। कौन सा गुण? कि अम्ल से क्रिया कर लवण व पानी देते हैं। जो अन्य गुण होते हैं क्षार के, वो ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, लेकिन क्षार के, क्षार मतलब जो जल में एल्काइली, जो जल में घुल रहे हैं उनकी बात हम करते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित, ठीक है, नहीं करते हैं। तो जो क्षार के अन्य गुण हैं वो ये प्रदर्शित नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही गुण ये प्रदर्शित कर रहे हैं, जिस वजह से हम इनको क्षारक कहते हैं, या सॉरी बेस कहते हैं, सीधे सीधे मैं कहूँ इंग्लिश में तो। अम्ल से क्रिया कर लवण देते हैं और पानी बनाते हैं, इसलिए बस हम इनको बेस की कैटेगरी में रख रहे होते हैं। बाकी कोई से भी गुण नहीं बता रहे। तो इनकी एग्जाम्पल है ZnO हो गया, CuOH ट्वाइस हो गया, Fe हो गया, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। इनको कहते हैं क्षारक। जो जल में अविलेय होते हैं उनको क्षारक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो सभी जो क्षार होते हैं ना, वो क्षारक होते हैं, और सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सभी क्षार क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। अब ये हैं क्षार, कौन से वाले? जो जल में घुल रहे हैं, इनको हम क्षार कहते हैं, इनको हम क्षारक कहते हैं। तो बात ये हो रही है कि सभी क्षार जो हैं वो क्षारक होते हैं, क्योंकि जो ये जल में घुल रहे हैं ना, वो ये वाले गुण भी प्रदर्शित करता ही करता है कि अम्ल से क्रिया कर लवण और पानी देता है, ठीक है। पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि ये पानी में घुलते ही नहीं है। तो जो ये वाला है ना क्षारक, इसको हम क्षार नहीं कह सकते क्योंकि ये पानी में नहीं घुल रहा है। पर जो क्षार है ना, उसको हम क्षारक कह सकते हैं, क्योंकि क्षारक का एक ही प्रॉपर्टी है कि अम्ल से क्रिया कर लवण और पानी देगा। तो जो क्षार होते हैं वो भी जिस काम को कर रहे होते हैं, वो भी अम्ल से क्रिया कर लवण व पानी देते हैं, ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल इसमें होना नहीं है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट बेस है, उनसे बेसिस को पढ़ने से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं बेस की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिस, ठीक है। क्षार के हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, आप लोगों को पता भी होंगी। पहला हम देख लेते हैं कि बिटर इन टेस्ट होते हैं, ये कसैले होते हैं स्वाद में, ठीक है। बिटर इन टेस्ट। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा कि रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो ज़्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना कि बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। मैं सीधा सिंपल लिख रहा हूँ कि रेड लिटमस को, ठीक है,
कलर मैं इधर कर देता हूँ, रेड लिटमस को ये क्या कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस फील सोपी, तीसरा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्षार फील सोफी ऑन टचिंग इट, ठीक है। ये क्या थे, ये झाग उत्पन्न करते हैं, सीधा सीधा मतलब यही है, ठीक है, कि ये क्या है, क्षार उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इनका पीएच क्या होता है, चौथी प्रॉपर्टी, पीएच इनका हमेशा 7 से ऊपर होगा, 7 से लेकर 14 तक, ठीक है। अब कुछ इंडिकेटर को क्या करते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था फिनोप्थेलिन, तो ये फिनोप्थेलिन को क्या कर देता है, क्षार फिनोप्थेलिन को, ठीक है। फिनोप्थेलिन में एच भी आता है, PHENA, ठीक है। फिनोप्थेलिन को ये क्या कर देते हैं, पिंक कर देते हैं, क्षार गुलाबी कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज को ये क्या कर देते हैं, येलो कर देते हैं, दूसरा इंडिकेटर है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, ये इंडिकेटर से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज को क्षार येलो कर देते हैं, येलो कर देता है, कर देते हैं, जो आपको लिखना है लिखिए। ये क्या होते हैं, क्षार भी विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं, क्षारक शायद नहीं होते होंगे क्योंकि वो जल में घुलते हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्षार विद्युत के सुचालक, किस, इससे मेरा मतलब है कि विलयन, उनका विलयन हो, जो क्षारीय विलयन की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। क्षारीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, ठीक है। के बाद अगली प्रॉपर्टी यानी कि 7वीं प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं क्षार की। तो क्या था कि जैसे हमने पहले देखा था ना कि एसिड को मिला रहे थे हम मेटल में, तो बेस क्षार को हम मिलाएंगे मेटल्स में, पर ये सबके साथ नहीं करते, कुछ कुछ मेटल के साथ, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सम मेटल, क्योंकि सारे मेटल के साथ नहीं कर रहा होगा ये एसिड की तरह। सम मेटल्स मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं, प्लस H2, सॉरी H2, सिर्फ H2 गैस रिलीज करेंगे, ठीक है। इसकी अगली प्रॉपर्टी बेसिस है, ठीक है, क्षार है। अगर हम उनको मिलाएंगे नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हम मिलाएंगे बेसिस को, तो वहाँ पे एक तो सॉल्ट मिलेगा, दूसरा मिलेगा H2O, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ टफ है नहीं, आपको बस एक दो बार पढ़ के इसको ध्यान रखना, रिपीट करना है, CaOH2, ठीक है। अगर इसके साथ हम मिलाएंगे CO2, नॉन मेटल ऑक्साइड आएगी, ठीक है। कार्बन मेटल नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड ये है यहाँ पर, ठीक है, CO2, बेस यहाँ पे CaOH2 है, तो इसके साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनाना है आपको, एक H2O, तो सबसे पहले तो आप H2O बना दो। उसके बाद देखो यहाँ क्या चीज़ें बची हैं, तो Ca बचा है तो कैल्शियम ले लो, CO3 कर देते हैं, ये क्या हो गया, CaCO3 एक सॉल्ट है, लवण है। अब कुछ बेस को लेते हैं, उनके यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। यूजेस देख रहे हैं हम, उनके क्या उपयोग हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो अभी हमने यहाँ पे देखा, CaOH2, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ CaOH2, ठीक है। CaOH2 को क्या कहते हैं, CaOH2 को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा चूना, ठीक है। तो मेरे साथ आप एक बार रिपीट करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और सेलेक्ट लाइम और बुझा चूना भी इसको कहते हैं, इसी को ही लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। लाइम वाटर कैसे ये बनता है, इसको मैं अगर आपको बताऊं तो देखो, CaO है, तो ये बनता है CaO, CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम H2O मिलाएंगे तो उससे बनता है CaOH2, ठीक है। और इसको ही कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना।
तो इसके क्या उपयोग हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यूजेस, उपयोग, हम इसके उपयोग देख रहे हैं, ठीक है, CaOH2 के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो ये क्या होता है, एक तो ये क्या करता है कि सॉइल की एसिडिटी को, मतलब कि मिट्टी की, मृदा की जब एसिडिटी हो जाती है, जो उसमें ज़्यादा एसिड की मात्रा हो जाती है मिट्टी में, तो उसमें हम क्या मिला देंगे, अगर हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो सॉइल की एसिडिटी को कम कर देता है, ठीक है। दूसरा इसका यूज है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। जब ब्लीचिंग पाउडर को हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे बनाया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। घरों में पुताई करने में, ये तो सबको पता ही है इसका उपयोग। घरों में छत पे हम क्या करते हैं, चूना लगाते हैं ना, तो घरों की पुताई में, सीधा सीधा इसको देसी भाषा में कहें, ठीक है, चूना, चूना पोतने में, ठीक है, ये इसके उपयोग हैं। अच्छा, यहाँ पे CaO आया है ना, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो CaO की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, रेड पेन से मैं इसको लिख रहा हूँ। इसके बाद इसका, देखो, CaO को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा तब भी आप इन क्लासेस को समझेंगे। इसको कहते हैं क्विक लाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए आपको। जैसे हमने ऊपर देखा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना कहते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, सीमेंट बनाने में होता है। सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट में लिख दिया मैंने, सीमेंट बनाने में लिखना चाहिए यहाँ पे। सीमेंट बनाने में उपयोग होता है CaO, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं दूसरा NaOH। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे सीमेंट है, तो सीमेंट की खोज किसने की थी, सीमेंट की खोज किसने की थी आपको ये बताना है। तो सीमेंट की खोज की थी जोसेफ ऑस्टिन ने, ऑस्पिडिन ने, जोसेफ ऑस्पिडिन ने, ये लास्ट में एच है, ठीक है। तो सीमेंट की खोज इन्होंने की थी, मुझे ध्यान आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं NaOH की, कास्टिक सोडा, ठीक है। पेपर में इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो आपने बिल्कुल ध्यान से इनको पढ़ना है। NaOH हम पढ़ रहे हैं, इसको ही सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको ही हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। राइटिंग थोड़ा, मैं आप चाह रहा हूँ कि आपका समय कम लगे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इस वजह से राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं बन पा रही है। तो कास्टिक सोडा भी कहते हैं NaOH को। ये क्या है, ये है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ये, सबसे प्रबल क्षार है, ठीक है। इसका pH कितना होता है, इसका pH होता है 14। जो मैंने बताया था ना आपको, pH जो पैमाना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 14, तो ये यहाँ पे आता है। इधर की तरफ बेस स्ट्रॉन्ग, इधर की तरफ एसिड स्ट्रॉन्ग, मतलब जहाँ पे 5 और 3 है तो 3 वाला एसिड ज़्यादा प्रबल है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है तो 12 वाला क्षार ज़्यादा प्रबल है। इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके यूजेस कहाँ होते हैं, NaOH यानी कि कास्टिक सोडा के यूज हम देख रहे हैं। तो एक तो ये होता है साबुन बनाने में, ठीक है, साबुन बनाने में, साबुन नहाने वाला साबुन नहीं, हार्ड सोप, हार्ड सोप मतलब कपड़े धोने वाले साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है, नहाने वाले में नहीं, ठीक है। कपड़ा धोने वाला, कपड़े धोने वाला साबुन, उसमें इसका उपयोग होता है, उसको बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा उपयोग इसका यह है कि NaOH में अगर हम HCl मिलाएंगे तो उससे क्या बन जाता है, नमक बन जाता है, NaCl बनता है और पानी रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद हम एक और बेस को देखेंगे, KOH को। अभी हमने NaOH को देखा था, उसको कास्टिक सोडा कहते हैं। KOH को कास्टिक पोटास कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये देखो NaOH है, इसको हमने कास्टिक सोडा का, KOH को कास्टिक पोटास कहते हैं। वैसे इसका नाम क्या है, KOH है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या कहते हैं, कास्टिक पोटास। आप लोगों को बिल्कुल मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा बाहर की कहानी हम देख नहीं रहे, ठीक है। सीधे इसके यूजेस पे आ जाते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हम वही पढ़ेंगे। बाकी किस्से कहानियों से हमको कोई मतलब नहीं है। कास्टिक पोटास के यूज़ हैं सॉफ्ट सोप बनाने में। जैसे अभी हमने NaOH को देखा था कि हार्ड सोप बनाने में, कपड़े धोने वाला साबुन बनाने में उपयोग होता है, तो वैसे ही कास्टिक पोटास यानी KOH का उपयोग भी साबुन बनाने में होता है, पर नहाने वाले साबुन बनाने में, यानी कि सॉफ्ट सोप कहते हैं उनको हम, ठीक है। तो सॉफ्ट सोप बनाने में, या इसको मैं कह लेता हूँ बाथ सोप, नहाने वाला साबुन बनाने में कास्टिक पोटास का उपयोग होता है, ठीक है। अब जल्दी से हम अगले बेस की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, MgOH2। इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क है तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा, मैग्नीशिया, ठीक है। कैसे ये बनता है, सिंपल है, इसका बनाने का भी प्रोसीजर। MgO है, MgO में हमने पानी मिला दिया तो क्या बन जाएगा, MgOH2, ठीक है। क्या काम आता है, ये आता है पेट की एसिडिटी कम करने में, पेट की एसिडिटी रिमूव करने में। जैसे इनो पीते हैं ना हम, इनो, तो इनो की ही बात हो रही है। इनो होता क्या है, MgOH2 ही होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है, ठीक है। या कोई दूसरा ब्रांड का कोई चीज़ हो, ऐसे इनो ही मुझे ध्यान आ रहा है तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एंटी एसिड, इनको हम एंटी, इसको मतलब हम एंटी एसिड भी कह सकते हैं। एंटी एसिड को हिंदी में कहेंगे तो प्रति अम्ल, क्योंकि ये एसिडिटी को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, इसलिए हम इसको प्रति अम्ल भी कहते हैं। MgO, ठीक है, MgO आया तो इसका भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि MgO, ठीक है, कहाँ यूज होता है, बॉयलर्स में यूज होता है। बॉयलर्स मतलब भट्टी, जहाँ बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं कारखानों में, ठीक है, भट्टी में भी ये यूज होता है, भट्टी, ईंट भट्टी में भी, ठीक है। तो क्षार हमने देख लिया आज। इसके बाद हम पीएच को देखेंगे और दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग देखेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा पीएच को देखेंगे कि जैसे सलाइवा में, हमारे मिल्क में, विनेगर में, लेमन में, आंसू में, ब्लड में कितना पीएच इनका मान होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्ट को, हम उसके बाद पढ़ेंगे जो जरूरी सॉल्ट हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर हम पढ़ रहे होंगे, बेकिंग सोडा हम पढ़ेंगे, और हम वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज हमने देखा एसिड, बेस और साल्ट का पार्ट नंबर 2। इसके बाद हम तीसरे पार्ट में लगभग सब इसको कवर कर चुके होंगे, और उसके बाद हम इसी तरह क्लासेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी करते रहिए, परीक्षा पास ही आने वाली है, बिल्कुल एडवांस में आप लोग तैयारी करके रखिए और जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।